रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार। शाश्वत यौगिक खेती कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये कार्यक्रम आप किसान भाइयों को समर्पित है। खेती करने की विधि तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सीख रहे हैं शाश्वत यौगिक खेती, यानी कि हम खेती से अपना संबंध जोड़ रहे हैं, हम प्रकृति से अपना संबंध जोड़ रहे हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें किस तरह का जीवन जीना है, किस तरह का आचरण हमें अपनाना है, किस तरह की जीवन शैली हमें अपनानी है, हम ये सारी बातें सीखते हैं, क्योंकि हमारे आचरण व्यवहार का ही प्रभाव हमारी प्रकृति और हमारी फसलों पर पड़ता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन में किया हुआ कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। आपने जो भी कर्म किया है उसका फल अवश्य बनेगा। इसी तरह से जो भी हम विचार करते हैं उस विचार का भी एक असर जरूर पड़ता है, चाहे वो हम पर पड़े, चाहे वो हमारी फसल पर पड़े या फिर प्रकृति के तत्वों पर पड़े। हमारे विचारों का प्रकृति के तत्वों पर क्या असर पड़ता है, आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में आज मौजूद हैं बिलासपुर से आई बहन राखी बहन। राखी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विचार का प्रकृति पर क्या असर पड़ता है ये हम राखी बहन से जानेंगे। और राखी बहन के बारे में आपको बता दूं कि वो पिछले 18 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जो आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, यह ज्ञान लेकर के वह पिछले 7 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं कर रही हैं और आत्माओं तक परमात्मा का संदेश पहुंचा रही हैं। जीवन जीना एक कला है, खुशनुमा जीवन कैसे जिया जाए ये संदेश पहुंचाती हैं। दीदी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम जो भी विचार करते हैं उस विचार का असर प्रकृति पर, मनुष्य के शरीर पर और फसलों पर भी पड़ता है। किसान भाई इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से मन पर कैसे नियंत्रण करना है या मन में किस तरह से श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न करने हैं, ये सारी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे सरल शब्दों में कि विचार क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है और किस तरह से ये प्रकृति पर या फसलों पर असर डालता है। विचार, मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगी, एक मन की गति है। और बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी अपने सभी दर्शकों को कि जब हम इमली का विजुअलाइजेशन करते हैं या नींबू का विजुअलाइजेशन करते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को फील कर चुके हैं। हाँ जी, हम वो सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो यदि हम बच्चों को या किसी को भी कहते हैं कि आप एक ग्लास लीजिए, नींबू को निचोड़िए, पानी में घोल के उसको पीजिए, हमने वो पिया नहीं, पर मुंह में वही लार उत्पन्न होने लगती है जो एक नींबू के पानी से पीने से वो लार उत्पन्न होती है। जी। हमने पिया नहीं है, पर रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर में वो होने लगती है जी। एक विचार मात्र से। जी हाँ। प्रकृति, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। प्रकृति पर तो प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर, जो मानसिक शारीरिक बीमारियां हमें होती हैं, वो भी हमारे विचारों का ही परिणाम है। अच्छा। यदि बहुत व्यक्ति जो सकारात्मक सोचता है, हम ये देखते हैं कि उसे बीमारियां बहुत कम होती हैं। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन में जीवन जीता है, उसे बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। जी। इस प्रकृति, जिस शरीर में हम हैं, ये भी प्रकृति पर तो प्रभाव पड़ता है। और जिस किसान भाई बहन जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारी खेती का प्रभाव भी पड़ता है, हमारे विचारों का प्रभाव हमारी खेती पर पड़ता है। हाँ जी। मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये याद आता है कि किसान भाई बहुत अच्छे से ये जानते होंगे, पुराने ज़माने में लोगों को यदि पेड़ों को काटना होता था तो वो वृक्ष के पास जाते थे और उसे बहुत सारी गालियाँ और बद्दुआएं देते थे। हाँ जी। हरा भरा पेड़ कुछ दिनों में सूखने लगता था और उसके बाद उसको काटा जाता था। ये एक सफल एग्जाम्पल है कि पेड़ हमारे वाइब्रेशन को रिसीव करता है, हमारे विचारों के प्रकंपन को वो रिसीव करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। जामुन का पेड़ जो बहुत निर्जीव था,
एक किसान भाई का ही अनुभव था कि वो बस उसे जाके गले लगाता था बहुत प्यार से, और उस जामुन के पेड़ में इतने मोटे मोटे जामुन हुए जो कहीं किसी किसान के पास अवेलेबल नहीं थे। यानी प्रकृति हमारे सारे प्रकंपन रिसीव करती है, हम उसे जो देते हैं वो उसे बहुत ज्यादा गुना करके हमारे पास देती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जी दीदी, बड़े अच्छे और बड़े सरल उदाहरणों से आपने ये बात प्रस्तुत की कि हम विजुलाइज भी कर लेते हैं और हमारे मन में वो, हमारे शरीर में वो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और फिर जो पेड़ के उदाहरण आपने दिए वो भी बड़े सटीक और प्रूवन एग्जाम्पल हैं वो। तो क्या ये संबंध होता है प्रकृति के बीच में और हमारे बीच में, हमारे मन और प्रकृति के बीच में, जिसकी वजह से ये प्रकृति हमारे सभी प्रकंपन स्वीकार कर लेती है और उसी तरह से वो रिस्पॉन्स देने लगती है, चाहे वो पेड़ को मारने की बात हो, हरा भरा वृक्ष के सूखने की बात हो, या फिर जिस तरह से जामुन में मोटे मोटे जामुन आ गए। जी, एकदम रिसीव करती है प्रकृति, हमारे सारे प्रकंपन रिसीव करती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और दूंगी, पानी का एग्जाम्पल। तो अभी बहुत जगह ये प्रचलित हुआ कि मदर टेरेसा में एक पानी का ग्लास लिया गया, एक में मदर टेरेसा लिखा गया और एक में हिटलर लिखा गया। इवन पानी तक में ये देखा गया कि जिस ग्लास में मदर टेरेसा लिखा गया था उसमें पॉजिटिव प्रकंपन थे, और जिस जल में हिटलर का नाम लिखा गया था उसमें नेगेटिव प्रकंपन थे। सही बात है। तो कुल मिलाकर के हमारी सोच ही है जो हम जैसा देखना चाहते हैं वैसा दिखवा देती है। बिल्कुल, जैसा हम महसूस करना चाहते हैं वैसा महसूस हो जाता है। जी, एकदम। और यही प्रकृति के साथ भी हो रहा है। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं सभी किसान भाइयों के लिए भी आपसे निवेदन करूँगा कि ये क्या संबंध है प्रकृति और हमारे विचारों के अंदर, कि हम प्रकृति को जब शुभ वाइब्रेशन देते हैं, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देते हैं, पेड़ को जाकर के गले से लगा लेते हैं और उससे प्यार करने लग जाते हैं, कुछ बातें करने लग जाते हैं, तो वो हमारी मदद करने लग जाता है, मोटे मोटे फल देने लग जाता है। और क्या कारण है कि एक पेड़ को अपशब्द दे दिए? क्यों, कहीं ना कहीं कोई संबंध तो है। ये संबंध क्या हो सकता है जो हमें फिर से पुनर्स्थापित करना है? क्योंकि शाश्वत यौगिक खेती शाश्वत है जी, ये पहले से चली आती जा रही है। जी, जी, कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं कि हमारा कोई संबंध है, तो वो संबंध याद कैसे आए? ये क्या संबंध है हमारा प्रकृति से? संबंध की स्थापना ही संवेदनाओं से होती है। प्रकृति के साथ भी मनुष्य की संवेदनाएं हैं। हम उन्हीं पांचों तत्वों से इस शरीर को निर्मित करके रखे हुए हैं, और वो संवेदनाएं ही प्रकृति से हमें जोड़ कर रखी हुई हैं। एक एक संवेदना का एक एक प्रकृति के तत्व से गहरा रिलेशन है। धरती हमें धैर्य देती है, आकाश हमें विशालता देती है, वायु हमें संवेदनाएं देती है। अगर एक खुशबू वातावरण में आई पूरे वायुमंडल में बिखेर जाती है। हाँ जी। जल हमें विशालता देता है। एक एक तत्व हम संवेदनाओं से जुड़े हुए रखे हुए हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा थॉट आया था कि आकाश पर दुनिया बसा ले, सितारों तक बढ़े हम, कुछ असंभव नहीं इस धरा पर, गर कल्पना को मिले श्रम। क्या बात। एक श्रम की शुरुआत हम करते हैं, प्रकृति को एक बीज देते हैं और वो बहुत सारे फल देती है। ये रिलेशन संवेदनाओं का है, संबंध का है। वो संबंध आप कैसा भी उससे जोड़ सकते हैं। आज कई किसान भाई बहन हैं जो धरती को अपनी माँ कहते हैं। हाँ जी। हमने कई ऐसे किसान भाई बहन भी देखे हैं जो अपनी धरती पर जहाँ वो बीज बोते हैं वो वहाँ शराब पीकर जाना वर्जित कर देते हैं, क्योंकि ये माँ का स्थान है। जी जी। और वैसे भी भारत की तो बहुत महिमा है कि हम इस धरती को ही माँ कहते हैं। ये संवेदनाएं भी केवल भारत में ही मिलती हैं और कहीं नहीं। जी दीदी, बहुत अच्छी बात कही दीदी ने किसान भाइयों, कि संवेदना से ही संबंध की शुरुआत होती है, और ये संवेदनाएं हमारे भीतर थीं, आज भी हैं, कहीं ना कहीं उनमें मात्रा में कहीं कोई कमी आई होगी। क्योंकि ये जो उदाहरण दीदी ने दिए कि आज भी हम धरती को माँ कहकर के बुलाते हैं, और उस स्थान पर, उस खेत में शराब पीकर जाना वर्जित कर देते हैं जहाँ पर हम खेती करते हैं, फसल उगाते हैं। मगर बीच में एक ऐसा दौर आया कि कहीं ना कहीं हम व्यावसायिक हो गए और हमारी संवेदनाएं कम हो गईं। जिस धरती को हम माँ कहकर के पूछते थे, जिस धरती माँ पर हल चलाने से पहले हम उससे इजाज़त लेते थे, आज्ञा लेते थे, और एक प्रार्थना किया करते थे कि हे माँ, मैं तुम्हारे सीने में हल चलाने जा रहा हूँ, लेकिन इसे सहन करके, ये मेरी मजबूरी होगी, लेकिन इसे सहन करके आपको मेरे और भाइयों के लिए फसल पैदा करनी है। ये संवेदनाएं घटती जा रही हैं, और इन संवेदनाओं के घटने की वजह से ही हमने जब रासायनिक खेती अपनाई थी तो बहुत सारा जहर धरती माँ को पिलाया है। बहुत सारे कीटनाशक, वो भी रासायनिक, अपनी फसलों को पिलाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जहर जो है वो हमारी रगों में चला गया।
जिस तरह से हमारे मन का असर प्रकृति पर पड़ता है, उसी तरह से उस जहरीले अन्न का असर हमारे मन पर भी पड़ा है और हम कहीं ना कहीं संवेदनहीन हो गए, जहरीले हो गए। अब इन संवेदनाओं को कैसे शुद्ध किया जाए, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा दीदी। उसका बहुत अच्छा आधार है मेडिटेशन, राजयोग, जिससे हम अपनी संवेदनाओं को शुद्ध करें। अभी जैसे आप बोल रहे थे कि पहले धरती माँ से इजाज़त ली जाती थी, उन संवेदनाओं पर ठेस तो पहुँची। हाँ जी। और हम व्यावसायिक होते चले गए। लात मार कर या लात खाकर भोजन देने की क्षमता वो केवल माँ में होती है और किसी में नहीं, और वो काम धरती माँ करती है। मैंने ये सुना है कि आजकल मंगल ग्रह पर जीवन की आशंका व्यक्त की जा रही है कि मंगल ग्रह पर जीवन है, इस पर अनुसंधान हो रहे हैं, बहुत सारी खोज हो रही है। व्यक्ति व्यावसायिक होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, पर मंगल में जीवन है या नहीं इसके बारे में उसे नहीं पता, वो उसे जानना चाहता है। पर जीवन में मंगल कैसे हो इसकी ओर किसी की ओर ध्यान नहीं जा रहा है। और वो तब होगा जब हम अपने एक दूसरे की भी संवेदनाओं को समझें। आज तो हम अपने आप से भी दूर होते जा रहे हैं। एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, वो उस व्यक्ति के पास गया जो काउंटर पर बैठा हुआ था। उसने बोला, भाई साहब मुझे प्यास लगी है, क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे? उस व्यक्ति ने कहा, थोड़ी देर रुको, मेरा आदमी आएगा तुमको पानी देगा। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर उसने कहा, सर मेरा गला सूख रहा है, क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे? उस व्यक्ति ने चिल्ला कर कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मेरा आदमी आएगा तुम्हें पानी देगा। थोड़ी देर फिर रुकने के बाद उसने फिर कहा, सर मेरा गला बहुत सूख रहा है, क्या मेरे को थोड़ा सा पानी देंगे? उस व्यक्ति ने झल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें इतनी देर से कह रहा हूँ मेरा आदमी आएगा तुम्हें पानी देगा, तो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? उस प्यासे व्यक्ति ने धीरे से स्वर में कहा, सर थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। बस यही चीजें हम देवत्व को पाएंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। मनुष्य के अंदर तीनों गुण हैं, मनुष्यता, पशुता, दिव्यता। जब हम मनुष्य जैसे कर्म करते हैं मनुष्य कहलाते हैं, जब दैवीय गुण हमारे जागृत हो जाते हैं हम देवता कहलाते हैं, जब हम पशु जैसे कर्म करते हैं तो हम ही पशु कहलाते हैं। तो देवत्व को तो हम बहुत देर से पाएंगे, कम से कम एक श्रेष्ठ मनुष्य तो बन जाए जी। और वो राजयोग हमें सिखाता है, कम से कम उस आसुरी प्रवृत्ति से तो हम ऊपर उठ जाएं। हम कई बार ये कहते हैं, एक बार अपने गुस्से वाला फोटो आप खुद ही देख लीजिए, आप खुद डर जाएंगे कि आप इतने भयभीत, इतने क्रूर आप हो सकते हैं। और वहीं आपको मुस्कुराता हुआ फोटो कितना सुंदर देवतुल्य होता है। इवन मुस्कुराते जब फोटो खिंचवाने जाते हैं तो हम कहते हैं 2 मिनट स्माइल प्लीज। जब 2 मिनट मुस्कुराने से आपकी फोटो अच्छी आ सकती है, तो यदि आप जीवन भर मुस्कुराएंगे तो शायद आपका पूरा जीवन बेहतर हो जाएगा। उसके लिए मेडिटेशन बहुत बहुत जरूरी है। पहले हम जब भी कहीं जाते थे हम कहते थे आपको मेडिटेशन करना चाहिए, पर आज हम ये कहते हैं आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा जी। क्योंकि वातावरण इतना तमो प्रधान है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज कंपलसरी है, ऐसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन कंपलसरी है, आपको करना पड़ेगा। और उसका छोटा सा एग्जाम्पल, सशक्त एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी जी। मन का कार्य सोचने का है, वो तो सोचेगा ही, लेकिन उसे पॉजिटिव देना है कि नेगेटिव देना है ये मुझ पर निर्भर करता है। और अगर हम आज लोगों से पूछते हैं तो वो बहुत अच्छे से बताते हैं कि हमारे नेगेटिव थॉट्स बहुत चलते हैं, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे स्टूडेंट हो, सबके नेगेटिव थॉट्स बहुत चलते हैं। राजयोगा मेडिटेशन मेरे उस वे को चेंज करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 4 व्हीलर गाड़ी हम चलाना सीखते हैं। हाँ जी। शुरू में हम कहाँ ले जाते हैं? जहाँ भीड़ ना हो, ट्रैफिक ना हो। लेकिन क्या आप हमेशा गाड़ी वहां चलाने के लिए सीख रहे हैं क्या? जी नहीं। आप एक परफेक्ट ड्राइवर कब कहलाते हैं? जब भाड़ भरे वाले इलाके में, जब आप एक बहुत भीड़ में भी गाड़ी को बहुत अच्छे से टर्न करके निकाल दे रहे हैं, इट मीन्स आप एक परफेक्ट ड्राइवर बन चुके हैं। हाँ जी। ठीक है। जब व्यक्ति नौसिखिया गाड़ी सीखता है, थोड़ी थोड़ी सी भीड़ आती है और यदि भूल से भी कोई CD प्लेयर ऑन कर देता है तो वो कहता है इसे बंद करो, मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मैं स्ट्रेस में आ रहा हूँ, इसको बंद करो, मैं गाड़ी अच्छे से ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ। एकाग्रता चाहिए। वही व्यक्ति जब 15-20 दिन के बाद गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, उसके शब्द चेंज होते हैं। वो खुद ही वो गाना सुनते हैं, कोई अच्छी म्यूजिक चलाओ, ड्राइविंग करने में मजा नहीं आ रहा, वो हैंड ब्रेक बाद में नीचे करता है, पहले बोलता है कोई अच्छी म्यूजिक चलाओ। बिल्कुल ठीक। जिस दिन आपके विचारों में एक पॉजिटिव चेंज आया है उस दिन आप समझिएगा कि आपने मेडिटेशन सीखा है। इसको कोई सालों से प्लीज मत जोड़िए कि मैं 25 सालों से मेडिटेशन करता हूँ।
अगर आपके विचारों में पॉजिटिवनेस नहीं आई है, सकारात्मकता नहीं आई है, तो सॉरी, आपने मेडिटेशन नहीं सीखा है और आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में जब तक एक सकारात्मक परिवर्तन नहीं आया है, आप मेडिटेशन नहीं सीखे, आपको पुनः प्रयास करना चाहिए। तो वो धारा ही हमारी चेंज हो जाती है, और वो जब धारा हमारी मस्तिष्क से चेंज हो जाती है, मन से चेंज हो जाती है, तो वो हमारे कर्मों में दिखाई देने लगती है। जी दीदी। दोस्तों, दीदी ने एक बहुत अच्छी बात कही बीच में कि लात खाकर भोजन देने की शक्ति या फिर क्षमता केवल माँ में ही होती है, और हमारी धरती माँ सालों से ये करती आई है, शुरू से ये करती आई है, और कहीं ना कहीं ये संवेदनाएं हमारी कम होती जा रही हैं, और ये संवेदनाएं हमें लानी ही होंगी। जब दीदी ने बात कही थी तो मेरी आंखें भी नम हो गई थी, संवेदना आ गई थी। क्यों हम इतने व्यवसायी हो गए? कहाँ हम धरती को माँ कहते थे और फसल को बच्चा मानकर, अपना पुत्र मान करके उसकी देखभाल करते थे, लेकिन आज फसल सिर्फ और सिर्फ हमारी कमाई का जरिया बन गई है। हम इसी नज़रिए से देखने लगे हैं। हम अन्नदाता थे, इसलिए हमारे अंदर देने का भाव था, देवत्व भी हमारे अंदर ही था, लेकिन धीरे से वो गुण मनुष्यता में परिवर्तित हुए, मानवीय मनुष्य के गुण आए। मगर अब जो प्रवृत्ति आ गई है, हम उसे क्या नाम दें? शायद हमें सोचते और कहते भी शर्म आएगी, लेकिन इन संवेदनाओं को पुनर्जीवित करना होगा। और दीदी ने बहुत अच्छे उदाहरण रखे हैं कि सकारात्मक सोच रखना ही ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। यदि सालों से भी हमने मेडिटेशन का अभ्यास किया है और अगर हमारा नज़रिया और सोच सकारात्मक नहीं बनी है, तो हमने मेडिटेशन नहीं सीखा है। दीदी, सकारात्मक सोच रखना और मेडिटेशन करना, ये जो आपने बात कही है, हमारे किसान भाई किस तरह की सोच, सरल विचार, बहुत सरल सोच हम रखें, हम सभी किसान भाई, जिससे हमारे अंदर वो संवेदनाएं आए, और हम सालों से भी अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आज उस संवेदना को अपने अंदर जीवित करके हम धरती माँ से अपना संबंध जोड़ें, प्रकृति से अपना संबंध जोड़ें। हम किस तरह के विचार हम अपने अंदर ला सकते हैं और किस तरह से हम ये राजयोग सीख सकते हैं? बहुत अच्छा उपाय है और बहुत सरल तरीका है, विश्वास। मुझे विश्वास है, यदि मैंने किसी से प्रेम किया है तो मेरा विश्वास है। यदि मैं प्रकृति से प्रेम करती हूँ तो मेरा विश्वास है। सुनामी जब आया तो एक व्यक्ति ने अपना उदाहरण दिया था। वो कोई मेडिटेशन नहीं करना जानता था, उसका एक नियम था कि वो सुबह उठकर धरती को प्रणाम करता था, बस, और कुछ भी नहीं। वो प्रकृति से बातचीत करता था, रू रिहान प्रकृति से बातचीत, जैसे आप और मैं कर रहे हैं, एक दोस्त की तरह। और उसे ये फील होता था कि प्रकृति मेरी बातें सुन रही है, उसका रिस्पॉन्स दे रही है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं था। वो अपनी बातें बस प्रकृति को सुनाता, और सुबह उठकर केवल एक नियम कि वो धरती को प्रणाम करता था। सुनामी की लहरों ने जहां सबको तहस नहस कर दिया, केवल वो एक मकान बचा था। वैज्ञानिक आए, सारे सीमेंट टेस्ट किए, पत्थरों को टेस्ट किया, कोई खास अंतर नहीं था। फिर पूछा गया आखिर क्या रीजन है कि यहाँ प्रकृति ने अपना प्रकोप नहीं दिखाया। उनसे पूछा गया कि आप किसी विशेष आध्यात्म में रुचि रखते हैं? उन्होंने बोला नहीं। फिर उन्होंने अपने जीवन के इन क्षणों के बारे में बताया कि मैं बस सुबह उठकर प्रणाम करता हूँ, जो बचपन से मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है। ये जब विश्वास मेरे अंदर आ जाता है तो वो सारी चीजें सरल होती चली जाती हैं। और विश्वास तब आता है जब मैं प्रेम करना सीख जाता हूँ। क्या बात? चाहे वो प्रेम ईश्वर से हो, चाहे व्यक्ति से हो, चाहे प्रकृति से हो। आकाश में एक एरोप्लेन उड़ रहा था, वो अचानक से अनबैलेंस्ड हो गया। काफी यात्री बड़े बड़े वहां बैठे थे और सब डरने लगे कि बस अब हम नहीं बचेंगे जी। लेकिन एक 6 साल का बच्चा बड़ा निश्चिंत खिलौने के साथ खेल रहा था। सब यात्री उसे देख रहे थे, पर सबको अपनी जान की पड़ी हुई थी, वो उसको इग्नोर कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद एरोप्लेन बैलेंस्ड हुआ, नीचे आया, सबके जान में जान आई कि अब हमको कुछ नहीं होगा, हम सब बच गए। और सारे यात्री मिलकर उस छोटे से बच्चे के पास गए और एक ही प्रश्न किया कि हम सब बड़े बड़े तुम्हारे सामने डर रहे थे, मौत से डर, मृत्यु से डर, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको लगता है। हम बड़े बड़े तुम्हारे सामने डर रहे थे, कांप रहे थे, परंतु तुम बड़े निश्चिंत थे, कैसे? उस छोटे से बच्चे ने जवाब दिया, हाँ डर तो मुझे भी लगता, क्योंकि मृत्यु से डर तो मुझे लगता ही है, लेकिन मैं निश्चिंत इसलिए था क्योंकि इस एरोप्लेन को चलाने वाले पायलट मेरे पापा हैं और मुझे पता है कि मेरे पापा मुझे कभी गिरने नहीं देंगे। क्या बात। आध्यात्म, कोई भी कथाएं आप देख लीजिए जो सांकेतिक है, हमें बताती हैं
कि ईश्वर तुम्हारे पास है, हम उसकी मदद को फील नहीं करते, ये हमारी संवेदनाओं की कमी होती चली जा रही है। वरना मदद तो ईश्वर ने उस समय भी की थी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। हम भी इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि इस जीवन रूपी यात्रा को चलाने वाले पायलट मेरे पापा हैं, जिसको प्यार से हम बाबा बोलते हैं, शिव बाबा बोलते हैं। ये अपनी आस्था है, लेकिन संवेदनाएं यदि नहीं है, विश्वास नहीं है, तो व्यक्ति कहीं भी सफलता नहीं पा सकता। अगर आज हम मेडिटेशन करते हैं तो उस परम सत्ता पर भी हमारा विश्वास होना बहुत जरूरी है, और वो आपको अंदर से आता है। वो तब जब आप उससे प्रेम करते हैं। बिना प्रेम के विश्वास संभव नहीं है। तो मुझे प्रकृति से भी प्रेम करना पड़ेगा, तो वो उसके रिस्पॉन्स में हमें बहुत प्यार देती है जी, बहुत प्यार। आप अभी फील कीजिए, अभी गर्मी का वातावरण है, प्रकृति का प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर कैसे पड़ता है। प्यार को भी मैं थोड़ा सा साइड रख रही हूँ। अचानक से गर्मी का माहौल हो, मौसम चेंज हो गया, बदली हो गई, बारिश गिरने लगी। 2 मिनट तक पहले मौसम ऐसा था कि हम आइसक्रीम खाएं, बारिश गिरी, पूरा वातावरण ठंडा हो गया, अब आपका मन करता है हम चाय पिए जी। बाहर का वातावरण चेंज हुआ और आपकी मानसिक स्थिति चेंज हो गई, यानी प्रकृति का प्रभाव आपके मन पर पड़ता है, आपको वैसी चीजें खाने का मन होने लगा जी। अगर वातावरण तमो प्रधान है, अगर वातावरण एटमॉस्फेयर में नेगेटिविटी है, तो आप पर उसका भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा, चाहे इसके लिए आप जानकार हैं या नहीं, आप पर उसका प्रभाव पड़ता है। चाहे आप मेडिटेशन करते हैं या नहीं, ये एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन जब आप ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ की पॉजिटिवनेस आप लेकर आते हैं अपने साथ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप वो सीख जाते हैं तो आप अंदर रिसीव कर लेते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये जान लें कि मुझे विश्वास के साथ प्रेम करना पड़ेगा। क्या बात है दीदी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि विश्वास, प्रेम और प्रकृति, इसके बीच में संबंध हम स्थापित कर सकें। कुछ ऐसे श्रेष्ठ विचारों की कमेंट्री अगर आप हमारे किसान भाइयों के लिए करवा सकें तो बड़ी मेहरबानी जी। मैं धरती का चैतन्य सितारा हूँ। मैं दिव्य आत्मा विश्व कल्याणकारी होकर विश्व ग्लोब पर विराजमान हूँ। मुझ पर ज्ञान सूर्य की किरणें फैली हुई हैं। मैं परमात्मा स्नेह और शक्तियों की किरणों से संपन्न होती जा रही हूँ और स्वयं में इन किरणों को समाकर सारे खेतों में चारों तरफ फैला रही हूँ। प्रकृति के 5 तत्व पवित्र बनते जा रहे हैं। सारे ही विश्व में इस भूमि से शक्तिशाली पवित्र प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। दोस्तों, ये उतना ही आसान था जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में दीदी ने उदाहरण दिया था कि किस तरह से हम नींबू पानी सिर्फ सोच के आधार पर बना रहे हैं और हमारे शरीर में वो रासायनिक प्रक्रियाएं आ जाती हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा राखी दीदी कि आप बिलासपुर से आए अपना कीमती समय लेकर के, और आपने एक बार फिर से संवेदनाओं को पुनर्जीवित करने का उमंग, उत्साह हम सभी में भरा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने एक बार फिर से ये समझा
कि किस तरह से हमारा मन जो है वो प्रकृति के तत्वों पर असर डालता है, किस तरह से हमारी संवेदनाएं निर्जीव पेड़ों को भी सजीव कर देती हैं, किस तरह से हम अपने ही विचारों से, हम अपने ही श्रेष्ठ संकल्पों से अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं, किस तरह से हम धरती माँ से कई गुना फसल ले सकते हैं। और ये सब हमें करना है, इसे ही शाश्वत यौगिक खेती कहा जाता है। हमें इन सब शिक्षाओं को, हमें इन सब बातों को अपने श्रेष्ठ आचरण में बदल लेना है। इसी संकल्प के साथ में अभी आपसे इजाजत लेते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।